नमस्कार, R9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। उत्तराखंड में एक बार फिर से चुनावी बिसात बिछ चुकी है और इस बार ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प इसलिए होने वाला है क्योंकि सिटिंग सीएम पुष्कर सिंह धामी को यहां से अब चुनाव से गुजरना है और सिर्फ एक ही सीट पर यह उपचुनाव होने जा रहा है। दो मुख्य पार्टियां आमने सामने होंगी, दोनों तरफ से पूरी जोर आजमाइश देखने को मिल सकती है। आज चर्चा चंपावत के मुद्दे और विपक्ष की दावेदारी पर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हिमेश खरकवाल जी भी मौजूद हैं। हिमेश खरकवाल चंपावत विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री भी हैं। और गजब की बात तो यह है कि उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार हार हो या जीत हो, कांग्रेस ने इस सीट के लिए हमेशा हिमेश खरकवाल पर ही भरोसा जताया है। हिमेश जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। हिमेश जी, आपका स्वागत है R9 न्यूज पर। आज आप हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। सबसे पहले सवाल मेरा सर आपसे यही है क्योंकि आपका मुकाबला सीधा मुख्यमंत्री जी से होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि अपनी सीट से चुनाव हार गए थे और ऐसे में अब उनको उपचुनाव से गुजरना था, उनके लिए यही सीट खाली हुई है जहां पर आप भी एक बड़ा जनाधार जो है वो रखते हुए हैं। हिमेश जी, मुकाबला सीएम पुष्कर धामी से नहीं है, इस डबल इंजन सरकार से है, धन शक्ति के संग है और मुझे सरकार के साथ साथ एक कैंडिडेट के साथ साथ सरकार, शासन, प्रशासन सबसे मुकाबला करना होगा। आप जानते हैं मुख्यमंत्री सीट पर रहते हुए जब चुनाव लड़ते हैं तो क्या कठिनाई आती है, मगर जन मुद्दों को, जन आकांक्षाओं को जिंदा रखने के लिए, जन मुद्दों की लड़ाई को जिंदा रखने के लिए हम डट करके मुकाबला करेंगे। पार्टी हाईकमान जिसको भी तय कर देगा पूरी शिद्दत के साथ उसको चुनाव लड़ाया जाएगा और मुख्यमंत्री की राह आसान नहीं होने वाली है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नहीं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप ही यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं क्योंकि लगातार इस सीट पर आप पर ही भरोसा जता रही है कांग्रेस और तमाम जो विश्लेषक हमारे साथ चर्चा में जुड़े वो भी ये मान रहे हैं कि आप एक मजबूत उम्मीदवार हैं इस सीट से अगर यहां पर सीएम धामी को चुनौती देनी है तो विपक्ष की तरफ से। मैंने आपसे कहा ना, हमारे पास पार्टी में दावेदारों की, उम्मीदवारों की कमी नहीं है और पार्टी जिसको भी, जिसके सिर पर सेहरा रख देगी, जिसको आगे चलने को कह देगी वो तैयार होगा। और हम सारे जन, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से जब धामी जी यहाँ हमारे यहाँ आए मुख्यमंत्री बनने के बाद, जो उन्होंने घोषणाएं की 1 महीने में पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा, नहीं हुआ शुरू। जो चुनाव के दौरान वोट मांगते टाइम उन्होंने जो काम, जो वायदे किए वो वायदे पूरे नहीं हुए और अब 1 महीना होने को आ रहा, अभी भी आचार संहिता नहीं लगी है। तो वो सारे मुद्दे, जनता के मुद्दे लेकर के अगर हम आगे नहीं आएंगे तो विपक्ष का धर्म कैसे पूरा होगा, आप मुझे बताइए। असली लड़ाई तो मुद्दों की है ना। अब तो चुनाव दूसरी तरफ चला गया है, जनशक्ति के मुकाबला धनशक्ति के संग हो रहा है, पैसा भारी बैठ रहा है। आज जनता के मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा कहीं नहीं है, विकास का मुद्दा कहीं नहीं है, भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जाति और वर्ग में बांट करके देश को चुनाव लड़ने की बातें हो रही है। और मुझे मालूम है कि मैं एक डबल इंजन सरकार से और साथ में सिटिंग मुख्यमंत्री से मुकाबला कांग्रेस का होने जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री होने के नाते में मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ कि पार्टी हाईकमान को भी तय कर देगा, जिसको भी तय कर देगा कि पूरी जान लगा के, पूरी शिद्दत के साथ उसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी और हो सकता है कि हम कदीमा का इतिहास यहाँ दोहरा दें। बिल्कुल, क्योंकि सीएम के सामने अब ये चुनाव जो है वो होना है। सीएम यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। कितना मुश्किल लग रहा है, कितनी मुश्किलें सामने आ सकती हैं? देखिए, अगर पैसे का बोलबाला नहीं हुआ तो कोई मुश्किल नहीं है। हमारे तो पड़ोस में है, यहाँ के लोगों का खटीमा आना जाना रहा है। अब आपको मैं कोई दूध देने वाली गाय अगर आप अपने खूंटे से बांधेंगे तो आपको ये भी पूछना पड़ेगा पड़ोसी से कि भैया ये गाय चारा ही चारा खाती है या दूध भी देती है, पूछना पड़ेगा। हमारा तो पड़ोस है, अगर जिसके घर के लोगों ने उसकी एबिलिटी पर प्रदर्शन लगा दिया हो तो लोगों को विचार करना चाहिए और बुद्धिजीवी वर्ग विचार करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब तक हमने देखा सीएम धामी की काफी तारीफ बीजेपी तो कर ही रही है, कुछ कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। चाहे हरीश धामी की बात न करूं, वो तो सीट छोड़ने के लिए तक तैयार थे। और हरीश रावत आपके पूर्व सीएम भी रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, वो भी कई बार सीएम धामी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। आपकी नजर में क्या समझा जाए सीएम धामी के बारे में? कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू, आपको क्या कुछ लगता है उनके बारे में? देखिए, जहां तक व्यक्तिगत बात है, धामी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र और 2012 में जब वो पहली बार विधायक बन के आए थे, मैं भी उसी हाउस के अंदर था जब पहली बार विधायक बन के आए। और 10 साल वो विधायक रहे हैं उसी
10 साल सत्ता में रहने के दौरान ही वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मगर मैं आज दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, मेरे किसी भी 5 साल की, चाहे पहले वाले 5 साल की और चाहे इस 5 साल की, किसी भी 5 साल की विकास कार्यों की तुलना उनके 10 साल के विकास कार्य से आप कर लेना। अगर लेस मात्र भी कम मिले तो हेमंत करकवाल राजनीति छोड़ देगा। मैं विकास के लिए लड़ता हूँ और विकास के नए नए कीर्तिमान मैंने स्थापित किए। खुली बहस की चुनौती दे रहा हूं मैं अपने मित्रों को भी कि जितने हाई स्कूल, जितने इंटर कॉलेज, जितने डिग्री कॉलेज, जितने ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने अपनी इस विधानसभा में स्थापित कराए हैं, कोई से कार्यकाल की बातें कर ले, जितनी तहसीलें हैं, उप तहसीलें, इन लोगों ने सिर्फ उन पर अवरोध पैदा करने की बात की है। और मैं कहता हूं कि पूरे मुख्यमंत्री रहते हुए अब तक के 10 साल के कार्यकाल के इनके पूरे को जोड़ लीजिए आप, और मेरे कोई से 5 साल को जोड़ लीजिए, चाहे नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार वाला हो, चाहे 12 से 17 वाला हो, और उनके विकास का तुलना कर लीजिए, ये पास में बराबर नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। लेकिन विश्लेषकों का हिंदुत्व की लहर हो जाए या पैसा चल जाए, धन बल चल जाए, तो उसके आगे तो भाई लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, और जो बहुमत कहता है वो बात मानी जाती है। मगर संगठन की मजबूती के लिए और जन मुद्दों को आगे लाने के लिए अगर हमारे जैसे लोग जन मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर विकास होगा ही नहीं। लोग, इनका धर्म विकास करने का नहीं है। हो सकता है कि तस्वीर और बदसूरत हो जाए। आप पिछले 5 साल के आपके यहाँ जो विश्लेषक बैठे होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि पिछले 5 साल हमारे यहाँ काम हुए हैं भाजपा सरकार में, मेरे किसी भी 1 साल से 5 साल की तुलना कर दीजिएगा, वो 1 साल भारी बैठेगा विकास के मामले में उन 5 सालों से। ये बात मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए प्लस पॉइंट भी यही है कि वो मुख्यमंत्री हैं, और माइनस भी यही है कि वो मुख्यमंत्री हैं अब जब वो चुनाव में उतरने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर भी उनके साथ वही भीतरघात वाली स्थिति बन सकती है जो खटीमा में भी मानी जा रही है कि वहां पर उनके साथ भीतरघात होगा? देखिए, मैं कहीं से भीतरघात होगा, बिल्ली के भाग से चीका फूटेगा, इन अंदेशों पर चुनाव मैदान में ना कांग्रेस जाती है, ना हेमंत करकवाल कभी जाता है। मगर एक CM जैसी कुर्सियां बैठे हुए व्यक्ति, अभी आपने देखा होगा, आपके संज्ञान में आया होगा कि कल ही मुख्यमंत्री का दौरा यहाँ तल्लादेश क्षेत्र में गोरखनाथ धाम में गए थे, और मीडिया में मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगाई, 10 घोषणाएं कर दी। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बाजारवाद का ध्वजवाहक हो जाएगा, आपको मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी अगर बाजारवाद का ध्वजवाहक हो जाएगा तो हम आम आदमी की बात कौन उठाएगा? एक उप तहसील में मंच में बोल के आया था तल्लादेश तामनी में, उसको चालू करा के आया था, वो उप तहसील बंद हो गई। 5 साल इनकी सरकार रही, उप तहसील बंद रही, और आज मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि उस घोषणा में शामिल है कि मंच की उप तहसील पुनः संचालित की जाएगी। अरे घोषणा करने की जरूरत है, मुख्यमंत्री एक फोन करता है, उसी टाइम कहता है AGM से कल से आप यहाँ बैठोगे, वो तहसील चलती। मगर इनकी एबिलिटी पे इनके कर्म प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मगर मीडिया उसको उजागर नहीं कर रहा है। लोग कह रहे हैं घोषणाओं की झड़ी लगा दी। अरे कौन सी घोषणाओं की झड़ी लगा दी? हमारे स्वीकृत ग्राम, उसी मंच में उतनी भारी ITI की बिल्डिंग, एक ऐसा ITI उन गरीब क्षेत्र के नौजवानों के लिए, मैं कोपा जैसा कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट उसमें शुरू करा करके गया था, वो आज ITI बंद पड़ा है। और मुख्यमंत्री की नजर पड़ी होगी आते जाते गोरखनाथ मंदिर में, रास्ते में उतनी भारी बिल्डिंग है, मगर एक शब्द उसके लिए नहीं बोला गया। चंपावत की कोराला लिफ्ट योजना शुरू नहीं है, उसके लिए कोई शब्द नहीं बोले गए। कोराला लिफ्ट फेज 2 स्वीकृत होनी है, जिसमें चंपावत की सारी वितरण की लाइनें होनी है, अगले 20 साल तक चंपावत के पानी की समस्या निदान होना है, उसके लिए मुंह नहीं खोला। हमसे सुनेंगे तब उसके लिए मुंह खोलेंगे। तो मुझे तो जन मुद्दों की, क्योंकि 27,342 लोगों ने हेमंत करकवाल में विश्वास व्यक्त किया है, तो मुझे जन मुद्दों को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को चुनाव समूह में जाना पड़ेगा। और कांग्रेस जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसका स्टार प्रचारक बन करके जाऊंगा। जितनी शिद्दत से अपना चुनाव लड़ा, उतनी शिद्दत से दूसरे को भी लड़ाऊंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन हेमेश जी माफ कीजिएगा, कांग्रेस में कई गुट हैं, आप कौन से? जी हेलो 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 हेमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आ रही जी। मेरा सवाल ये था हेमेश जी कि जिस तरीके से कांग्रेस में अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं, काफी गुटबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। आप कौन से गुट से संबंध रखते हैं, किस ग्रुप में आपको माना जाए? देखिए, जहां आपने तो दयाल जी को सुना होगा, जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। कांग्रेस में हरीश रावत
मेरे नेता थे, और उसके बाद मैं खुद को नेता मानता हूँ, जहां स्टेट लेवल पर, जहां तक जो भी बात है, क्योंकि मैंने सबके साथ, मैं नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में भी रहा और विजय बहुगुणा और हरीश रावत जी के साथ भी मैंने काम किया है। हम जो भी हमारा अब नए निजाम है, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं, ये हाईकमान ने इन पर भरोसा जताया है, सोच समझ के जिसके सिर पे ये सेहरा रख देंगे, पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस जन उसको चुनाव लड़ाएंगे और तन मन धन से लड़ाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि आप सिर्फ हरीश रावत को अपना नेता मानते हैं प्रदेश में, बाकी तो जो आला कमान ने बना दिए वो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जीते तो दोबारा सरकार का गठन होगा, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी भी आप करते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए ना, अभी तो जहां वैकेंसी नहीं है तो वहां दावेदारी की बात ही नहीं है। नहीं, आप दावा कर रहे हैं ना कि सीएम धामी की यहाँ से राह आसान नहीं होने वाली, मतलब आप अपनी जीत की दावेदारी यहाँ पर पेश करेंगे, अगर चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है। मैंने कहा ना, नेता प्रतिपक्ष की तो अब वैकेंसी नहीं है। नहीं, सरकार का दोबारा गठन होगा तो दोबारा चयन होना है नेता प्रतिपक्ष का भी, मतलब वो उस टाइम गुणदोष के आधार पर हाईकमान फैसला लेगा, सब बैठ के फैसला लेंगे, विधायकगण बैठेंगे सब। चलिए, लेकिन चंपावत की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप ही वहां पर विधायक रहे। मैं आपको टोक रहा हूं, मगर आपकी बातों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मुतमईन हैं कि हेमेश करकवाल को चौंकाने वाला रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार ये विश्लेषक भी इस बात को मान रहे हैं और आपके बारे में काफी सुना भी है इस बारे में कि पहाड़ी इलाके में भी आपकी अच्छी पकड़ है और मैदानी इलाके में भी अच्छी पकड़ है, तो ऐसे में एक कद्दावर नेता हैं आप, और कांग्रेस की तरफ से अगर कोई मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है इस वक्त, तो बड़े नेता अगर कोई दूसरा वहां पर उतारा जाए तो इस बारे में यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि आपको एक बार फिर से वहां पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है, इसलिए इस तरीके की बातें आपके साथ कर रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, ये विकास कार्यों में, रोजगार के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में बहस नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई डबल इंजन सरकार और धन शक्ति के संग है। कितना सरकारी तंत्र का ये दुरुपयोग करेंगे, कितना ये पैसा बहाएंगे, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। अगर खुला मुकाबला देखना है तो क्यों पैसा जनता का बर्बाद करना है। एक दिन एक स्टेडियम में धामी जी और मैं खुली चौपाल लगा लेते हैं, वो अपनी बात रखे, मैं अपनी बात तर्कों से रखे, फैसला जनता पर छोड़ दें, आप देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मतलब आप सीएम धामी को खुली चुनौती दे रहे हैं एक बहस करने की, बिल्कुल किसी भी मुद्दे पर, किसी विजन, मैं विधानसभा का नहीं, मैं स्टेट के विजन पर भी वो कहेंगे तो मैं उस पर भी बहस करने को तैयार हूं कि अगर मैं बेरोजगारी की बात करूंगा तो मैं समाधान भी दूंगा कि रोजगार कैसे देंगे, मैं विजन दूंगा कि कैसे हो, मैं डेवलपमेंट के मुद्दे कैसे चलेंगे मैं बताऊंगा। आज की डेट में तो ये पब्लिक को बेवकूफ बना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी वोट मांगने आए, उन्होंने मेरे यहाँ एक रोड शो किया बनबसा में, और उन्होंने कहा मझगांव, गड़ीगोट, भैंसापुर, लाटा खल्ला, बेलवन गोट, इनकी जमीन के जितने मुद्दे हैं तुम पुष्कर धामी को वोट दो, मैं जो है तुम्हारा इनका पक्का कर दूंगा, मालिकाना हक दूंगा। 3 मुख्यमंत्रियों ने बनबसा में सिटकुल की स्थापना की बात करी। आज मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई, जो तुम घोषणा कर गए थे, अभी भी आचार संहिता नहीं लगी है, 24 घंटे में ये काम हो सकता है, इनको करो। हेमेश करकवाल जगबुड़ा पुल में माला लेके खड़ा होगा, पहली माला तुम्हारे गले में डाल के स्वागत करेगा कि हाँ, इन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मगर बेवकूफ मत बनाओ, जनता को बेवकूफ मत बनाओ, जो हो सकने वाले काम है उन्हीं की बात करो। माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, उन्होंने कहा ट्रिपल आईटी बना दूंगा मैं यहाँ पर। अरे ट्रिपल आईटी का मतलब लोग समझ रहे हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज पूरे भारत में कहीं भी ट्रिपल आईटी है तो वो पीपीपी मोड पे है। उनके फी स्ट्रक्चर आप देखिए, क्या गरीब आदमी दे सकता? क्या इस इंजीनियरिंग कॉलेज को आप बेच देना चाह रहे हैं, निजी क्षेत्र को दे देना चाह रहे हैं? आप क्यों ट्रिपल आईटी की बात कर रहे हैं? आप आईआईटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि जैसे आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी इंदौर है, वैसे आईआईटी टनकपुर भी हो, एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित वो आईआईटी, वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज आज यूटीयू का एक संगठक कॉलेज है, मैंने उसको खोला था, मैं चाहता था वो एक आईआईटी के रूप में डेवलप हो, मगर मुख्यमंत्री ने एक ट्विस्ट दे दिया कि ट्रिपल आईटी बनाएंगे। अगर ट्रिपल आईटी और बनाओ, मगर वो तो आज यूटीयू का संगठक कॉलेज है, उसको कैंपस का दर्जा दो, उसमें रोजगार परक और सब्जेक्ट खोलो। 4 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड का प्रस्ताव फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए शासन में लंबित है, 5 साल की इनकी सरकार हुई, उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के लिए बड़ी बात है, एक फोन में 24 घंटे में फॉरेस्ट क्लियरेंस हो, उसका अपना कैंपस बने, बॉयज हॉस्टल बने, गर्ल्स हॉस्टल बने, एकेडमिक ब्लॉक बने, हमें लगेगा कि हाँ, ये काम हो रहा है।
अब घोषणा करने का टाइम है, क्या वादे करने का टाइम है? आप कुर्सी में हो, सब 47 का बहुमत है, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, तुमने घोषणा करी, मीडिया ने लिखा, घोषणाओं की झड़ी लगाई। उसमें एक घोषणा ये भी है कि इसको IIT बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। का में फर्क है, डन होना चाहिए। रोपवे की बात कर रहे हैं, टनकपुर पूर्णागिरी में एक रोपवे में स्वीकृत करा के गया था, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उसका शिलान्यास किया था। 5 साल तक इन्हें, इनकी सरकार आई, इन्होंने दोबारा उसकी पूजा अर्चना कर दी। हमने कहा कोई बात नहीं, दोबारा उसका शिलान्यास कर दिया, मगर 5 साल तक 1 इंच वो काम आगे नहीं बढ़ा। 5 साल खत्म होने के बाद नई सरकार आ रही है, आज भी वही कह रहे हैं रोपवे बनाया जाएगा। क्यों मूर्ख बना रहे हो? उस बात, जो काम तुमसे हो सकता है उनको करो, जो नहीं हो सकते उनके लिए बेवकूफ मत बनाओ। हमने बड़ी शिद्दत के साथ एक एक ईंट चुन चुन के इस गुलिस्तान में लगाई है, मगर इन 5 सालों में विकास पीछे को लौटा है। टनकपुर का ट्रामा सेंटर नहीं है, कहा हम मेडिकल कॉलेज के ख्वाब देख रहे थे, हमने कहा मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। चंपावत का नर्सिंग कॉलेज पूरा बना करके पैसा स्वीकृत करके गया था मैं, आज उसमें एक बैच का क्लास का, उसकी क्लासेस शुरू नहीं हुई नर्सिंग कॉलेज की। आप चंपावत का पॉलिटेक्निक पूरी बिल्डिंग जमीन स्वीकृत करा गया था, आज भी चंपावत का पॉलिटेक्निक अपनी बिल्डिंग में नहीं जा पाया है। टनकपुर के पॉलिटेक्निक एक बाउंड्री वॉल 4 दीवारी है, माइके लाल उसमें नहीं बना पाए। बनबसा का ITI बंद हो गया, तल्लादेश का ITI बंद हो गया, तल्लादेश की उप तहसील बंद हो गई, और आज मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं पुनः संचालित की जाएगी। क्या मतलब है इन बातों? ये सब बातें बेईमानी है। मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दों पे कहीं नहीं टिक सकते, बस पैसे धन बल के बल पे और ये अपने तंत्र के बल पर ये हाईजैक कर सकते हैं चुनाव। मगर आपको ये आशंका है, आपको इस बात की आशंका है कि धनबल का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर हाईजैक किया जाएगा वोटर्स को? बिल्कुल बिल्कुल आशंका है भाई। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेगा तो साम दाम दंड भेद सब कुछ होगा, मगर जन मुद्दों को जिंदा रखना है तो कांग्रेस ने शिद्दत के साथ कमर रखने की, कुछ तो डरेंगे। आज आपका मेरा इंटरव्यू सोचेंगे तो ये कम से कम जितने मुद्दे मैंने कहे इतनी फाइलें तो बाहर निकालेंगे, पूछेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री तामली में जाके, मंच में जाके घोषणा कर रहे हैं गोरखनाथ में कि अमोड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। अरे जो मैं तामली में खोल के गया, CHC खोल के गया, जो स्वास्थ्य केंद्र खोल के गया, वो क्यों नहीं चालू हुआ इन 5 सालों में? वो जियो क्या नकली था? उस जियो में उत्तराखंड सरकार के साइन नहीं थे क्या? नरियाल गांव में मैंने पशु चिकित्सा महाविद्यालय का जियो कराया था, क्यों नहीं 5 साल में वो 1 इंच आगे बढ़ा? क्यों नहीं बनबसा? लेकिन हिमेश जी आपने बहुत सारे ऐसे अपने उपलब्धियां गिनाते हुए आप नजर जरूर आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम आपने शुरू जरूर करवाए, लेकिन सवाल इस बात का भी उठता है कि 5 साल आप सरकार में रहे हैं तो आप उन कामों को पूरा नहीं करवा पाए। क्यों? इंजीनियरिंग कॉलेज चालू करा के बना के गए, एक प्रक्रिया लगती है। आप, मैंने अमोड़ी जैसा सके में डिग्री कॉलेज खोला, बनबसा में डिग्री कॉलेज खोला, आज उसको PG हो जाना चाहिए था। BA करने के बाद लड़कियां कहाँ जाएंगी? आज वहां साइंस खुल जानी थी। ये क्रमशः ही होगा ना। मैं ITI चालू करा के गया था, उप तहसील चालू करा के गया था, करला लिफ्ट पेयजल योजना चालू करा के गया था, 18 महीने में काम पूरा हो जाना चाहिए था उसमें। ये सारी चीजें आप जब यहाँ पर घूमने निकलेंगे, दर्जनों हाई स्कूल इंटर कॉलेज रनिंग में मिलेंगे आपको, जो मैंने खोले हैं। मैंने जब कांग्रेस ने RT की बात की, राइट टू एजुकेशन, तो मैंने कहा अगर गांव में 4 लड़कियां भी पढ़ने वाली हैं तो 4 लड़कियों के लिए मैं हाई स्कूल खोलूंगा, नहीं तो राइट टू एजुकेशन जो है ये बेमानी है। बिल्कुल सही बात है। पहुंचाया, खोले। जो सड़कों को जाल हम बना के गए, टनकपुर जौलजीबी सड़क आज तक बन जानी चाहिए थी, काम शुरू करा के गया था मैं दोनों में, मगर इन दोनों विधायकों की लड़ाई में ठेका किसका हो, ठेका कोर्ट तक पहुंचा। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंचाओ, लास्ट में वो रोड का काम आज तक पूरा नहीं हुआ। आज तक टनकपुर जौलजीबी लिंक हो जाना चाहिए था। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए आप ही के बराबर में जो 2 सीटें हैं, चाहे वो खटीमा की बात हो या लोहाघाट की बात हो, जी, ये अगर मुद्दों पर चुनाव होगा, हाँ, मुद्दों पर चुनाव होगा तो कोई कहीं सामने दिखाई नहीं देगा, मगर जब चुनाव धन बल के बूते और तंत्र के बूते लड़ा जाएगा तो फिर भी कांग्रेस पार्टी, जिसकी लोकतंत्र में गहरी आस्था है, वो जन मुद्दों को जिंदा रखने के लिए पूरी कड़ी टक्कर देगी और परिणाम चौंकाने वाले हो सकते। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये माना जा रहा है कि कुमाऊं पर फोकस अब ज्यादा है कांग्रेस का, कुमाऊं से ही ज्यादा महत्वपूर्ण पद जो हैं वो अब दिए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को, पदाधिकारी बनाया जा रहा है कुमाऊं से ही, और कुमाऊं में ही ये सीट पड़ती है आपके चंपावत, और ऐसे में खटीमा से पहले ही हार चुके हैं, बिल्कुल बगल की सीट है,
और लोहाघाट में भी बीजेपी की हार हो चुकी है। तो ऐसे में क्या कुछ लगता है, क्या गलती कर दी है क्या खटीमा से चुनाव लड़ने की? कहीं गलती तो नहीं करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? जैसा आप भी मीडिया से हैं, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री तो बीडी हाट से भी चाह रहे थे, मगर जो खबर आई कि वो सीट ही खाली करने को तैयार नहीं है, तो ये तो समय आने के बाद पता चलेगा कि ये सीट क्यों खाली हुई, कहाँ डील हुई, कहाँ एडजस्टमेंट हो रहा है। ये सब वक्त के साथ सब चीजें सामने आएंगी। आज तो इनके पास एक फोर्स है, आपके इस इंटरव्यू के चलने के बाद भी वो पूरे लोग जो है वो अटैकिंग मोड में आ जाएंगे, गालियां लिखने लगेंगे, देखना आप दूसरी तीसरी बातें लिखने लगेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं किसी भी तरह से बिल्कुल सामने वाले को टॉर्चर करके उसको बिल्कुल एकदम ठप कर दो। इनका लोकतांत्रिक स्वस्थ बहस में आस्था ही नहीं चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से बहस हो, स्वस्थ बहस हो। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, जितनी शिद्दत से मैं अपना चुनाव लड़ूंगा, पार्टी हाईकमान ने जिस किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दिया, उतनी ताकत से उतनी शिद्दत से उसको चुनाव लड़ाएंगे, इसमें कोई लेस मात्र का सत्य नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में अब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। चंपावत में अब वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से ही वहां पर वो पहुंच रहे हैं लगातार। तो आपको लगता है कि अब वो वहां पर अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं? तो आप भी इस बात को लेकर के सक्रिय हैं, जनता के बीच जा रहे हैं लगातार? मैंने आपकी बात को एक्सेप्ट किया है, मगर मैंने आपसे कहा कि जब वो मुख्यमंत्री बने और बनने के बाद पहली बार जब मुख्यमंत्री टनकपुर आए, टनकपुर एक बड़ी जनसभा में उन्होंने कहा, एक थवालगढ़ा में पुल की बात थी, उन्होंने वहां थवालगढ़ा में घोषणा करी और सब मीडिया में सब में आया कि 1 महीने के अंदर ये थवालगढ़ा में पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। अखबारों ने काउंटडाउन लिखे कि आज 25 दिन हो गए, आज 28 दिन हो गए, आज 30 दिन हो गए, मगर वो पुल का काम शुरू नहीं, सिर्फ वो चुनाव जीतने के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा, अरे साहब वो आज भी शुरू नहीं हुआ, अब 1 और महीना इनको बने हुए भी हो गया, आज भी शुरू नहीं हुआ। तो ये जो बातें हैं कि होगा, किया जाएगा, भेजा जाएगा, ये खाली लोगों को भरगलाने की है। उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं, इन कामों को ये करते नहीं है। और अभी की बात है, मैंने कहा कि लोग, एक अलग बात है कि लोगों को ये मन में आ जाए कि भाई सत्ता तो परिवर्तित होनी नहीं है और सरकार बीजेपी की रहनी है, तो उदासीन हो जाते हैं, वो अलग बात है। मगर जन मुद्दों के लिए लोगों को भी जागरूक होना होगा, आगे आना होगा। हो सकता है यहीं से विकास की शुरुआत हो, यही चुनाव हाईकमान को भी ये एहसास करा दे कि भाई जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला व्यक्ति ही उन पदों पर पहुंचना चाहिए। आप तो सबको रबर स्टैम्प की जरूरत हो गई ना। लेकिन अगर चंपावत की बात की जाए तो सबसे पहले आप ही यहाँ पर विधायक बने थे जब उत्तराखंड बना, दूसरे दलों के नेता भी विधायक रहे हैं। कितना बदला हुआ नजर आता है आपको चंपावत, और किसका यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान जो है वो आपको नजर आता है? देखिए, जब मैं विधायक बना था पहली बार, तो मात्र एक तहसील होती थी, चंपावत। और आज आप देखिए, मैंने बनते ही टनकपुर में पूर्णागिरी तहसील नहीं बनाई, उप तहसील बनाई, पार्टी में एक तहसील बनी, 12 कोर्ट बनी। आज चंपावत में कितनी तहसीलें हैं। मैं टनकपुर जैसी जगह में डिग्री कॉलेज नहीं था, जब मैं विधायक बना तो डिग्री कॉलेज था। फिर बनबसा में डिग्री कॉलेज मैंने खोला, चंपावत में डिग्री कॉलेज हुआ, बीच में एक चंपावत टनकपुर के बीच में, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर, दोनों जगह उनको दूर पड़ता था और लोग विरोध कर रहे थे। उसके बावजूद भी मैंने वहां डिग्री कॉलेज खोला। आज अगर वहां 200 सवा 200 लड़कियां उस कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि लड़कियां कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाती, बेचारे उनके गरीब माँ बाप नहीं भेज पाते। तो काम के सिलसिले में ये इंजीनियरिंग कॉलेज मेरी सोच थी कि कैसे बने। ये टेक्निकल एजुकेशन, मैं नहीं चाहता था कि पहाड़ का आदमी, तल्ला देश का आदमी जाकर के होटलों में काम करे। मैं चाहता था कि टेक्निकल एजुकेशन लेके जाए। मैंने वहाँ ITI, कोपा जैसे सब्जेक्टों के साथ शुरू करी। पॉलिटेक्निक टनकपुर करा, पॉलिटेक्निक चंपावत करा, बनबसा में ITI करा। मैं एक एजुकेशन का हब बनाना चाहता था। एक नर्सिंग कॉलेज मैंने चंपावत में उतना बड़ा खोला, एक मेडिकल कॉलेज मैं बनते बनते चूक गया, क्योंकि ऊपर कितना भी दबाव बना लो, सरकारें और दूसरी चीजें, क्योंकि बड़े बड़े खर्चे का मामला है। मगर मेरे को लगता था कि इस बार अगर सरकार आ गई और ठीक ठाक जगह में पहुंच गया, तो मैं अपनी विधानसभा को मेडिकल कॉलेज की भी सौगात दूंगा। मैं चाहता था गरीब का बच्चा घर पे नमक से रोटी खा करके इंजीनियर बन जाए, नमक से रोटी खा करके बन जाए, नमक से रोटी खा करके पॉलिटेक्निक कर ले, नमक से रोटी खा करके वो डॉक्टर भी बन जाए। ये व्यवस्था मेरे क्षेत्र में हो। लेकिन तो मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया, लेकिन कई कमियां रह गई, आप ये मान रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए, आप ND तिवारी की सरकार में आपने काम किया और अब तक क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं।
सियासत में अब मैं कितना बदलाव आप देख रहे हैं, चाहे वो राज्य की सियासत की बात हो या आपकी क्षेत्र की सियासत की बात हो, कितना बदलाव आ गया है राज्य की सियासत? देखिए, सियासत में राज्य की भी और देश की दोनों में बदलाव आया है। कहीं हम्म। ना कहीं नैतिक पतन भी हुआ है, नैतिकता को उठा के ताक पर रख दिया गया है। 2002 की जो पहली निर्वाचित सरकार थी, आप उस टाइम के अखबार देखेंगे, जब पहला हुआ तो लोगों ने अप्रिशिएट किया था और अखबारों ने हेडिंग लगाए थे कि अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे युवा विधायक हेमेश करकवाल। हम्म। स्वस्थ बहस होती थी, रात 11-11, 12-12 बजे तक हाउस चले, बजट हम्म। में चर्चा चाहते थे तिवारी जी, और चर्चा होती थी, सुनते थे विपक्ष को। मगर हम्म। आज सत्ता में बैठे हुए लोग ये चाहते हैं कि हल्ला गुल्ला हो और हल्ले गुल्ले में वॉइस मत से जो है यस नो करके बजट पास हो जाए, उसमें छुट्टी हो। उसके बाद जो पहला हाउस था, उसके बाद से मैंने कभी स्वस्थ चर्चा नहीं देखी, ये हम्म। सच्चाई है। और हम्म। आपने महसूस किया होगा कि वो डिबेट अब होती नहीं है, अब हम्म। मुद्दों की बात नहीं होती। हम्म। और ये ऊपर पूरे देश में भी आप इस चीज को देख रहे होंगे कि अगर कोई डिबेट की बात करता है तो उसको राष्ट्रद्रोही कह दिया जाता है, उसको पाकिस्तान चले जा कह दिया जाता है और दूसरी हम्म। बातें कह दी जाती हैं। मतलब जनता की बात अगर आपने उठाई तो इसका मतलब आप विरोधी हैं। ये एक जो टेंडेंसी डेवलप कर दी है इन्होंने, मीडिया हम्म। को भी। जहां तक है, मैंने कहा आपसे शुरू में ही, आप उसको अन्यथा नहीं लेंगे, मुझे बहुत बार महसूस हुआ कि बाजारवाद का ध्वजवाग हो गया है। थोड़ा सा सोशल मीडिया आने के बाद मुझे कुछ अपने पत्रकार साथियों से उम्मीद है जो लाला बनियाओं को छोड़ करके अपनी स्वतंत्र लेखनी लिख रहे हैं, और हम्म। कहीं ना कहीं एक दिन उनकी लेखनी इनकलाब लाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। मैं बिल्कुल। हतोत्साहित नहीं हूँ, उम्मीद में हूँ। लेकिन चुनाव से पहले हमने देखा काफी बीजेपी विधायक और सांसदों के जो करीबी रहे, उनको आप कांग्रेस में लाने में सफल रहे, लेकिन फिर भी हार की क्या कुछ वजह मानते हैं आप? मैं सिर्फ पैसे के अलावा और किसी चीज को वजह नहीं मानता। हम्म। आपके क्षेत्र में पैसा चला है? बस, मैं और किसी चीज को वजह नहीं मानता। देखिए, कहीं कहीं बिल्कुल जो लोग बिल्कुल गाली दे रहे थे, बिल्कुल ये बनना नहीं चाहिए, जीतना नहीं चाहिए, और वो चुनाव आते आते जब वो लोग सेट हुए तो ऐसे सेट हुए कि बस फिक्स हो गए एकदम से। बिल्कुल हम्म। 1-2 दिन में आप अगर जिन लोगों से या आपके साथ जो विश्लेषक हैं जिनसे आपने चर्चा की होगी, किसी भी दिन तक ये नहीं लग रहा था कि हम कहीं मुकाबले में हम तो एक मार्जिनल विक्ट्री की बात कर रहे थे। हम्म। हमको लग रहा था कि वैसा जाएगा, मगर जो 1-2 दिन में ही सब कुछ, क्योंकि मैं आपको जो चीज चुनौती दे रहा हूँ ना, मैंने आपको दर्जनों की बात करता हूँ तो दर्जनों की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज। ये हमारे प्रतिद्वंदी बताएं पिछले 5 सालों में कहीं एक अपर प्राइमरी नया खुला हो, कहीं हम्म। आंगनबाड़ी खुला हो, कहीं एक हॉस्पिटल खुला हो, डिग्री कॉलेज में कोई पीजी की क्लास शुरू हुई हो, एक काम जो मैं आपसे कह रहा हूँ गिना करके कहीं दावे से अगर एक भी खुला होगा तो मैं मुकाबला ही नहीं करूंगा, वॉक ओवर दे देंगे। मगर उसके बाद ये लोग जीत रहे हैं, क्योंकि आदमी सोचता है भाई देखो गरीबी है, हम्म। लोगों के पास आर्थिक तंगी है, लोग सोचते हैं यार चला आज का पूरा जो मिला मिले, कल को कौन पूछता है ला। तो अब जब तक शिक्षा है, अब मगर जो मैंने ये शिक्षा के मंदिर खोले हैं, जो नई पीढ़ी आएगी इनमें शिक्षित होकर के, मेरे जैसा जैसा मुझे देखने को मिला है, कोई दूसरा नया नौजवान आएगा, दूसरा हेमेश करकवाल आएगा तो उसको ये परेशानी ना हो, लोग शिक्षित हो, अपने वोट की कीमत को जाने। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, ये हम्म। पेटियों से पैदा होगा। जनता चुनेगी लोकतंत्र में, मतदान से बताएगी कि कौन आगे नेतृत्व करेगा, कौन इस देश को आगे ले जाएगा। मगर उसको बताने के लिए जनता को भी उतना शिक्षित होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई जो निजाम हम चुन रहे हैं वो कल के दिन हमें दुख देगा या हमें सुख देगा। आज कहाँ महंगाई चरम पर है, कोई बात नहीं कर रहा। क्योंकि अब चुनाव क्या चुनाव के वक्त अगर अगर बात की जाए तो कई कई ऐसे मुद्दे हावी रहे जो नहीं होने चाहिए थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी रहा? चंपावत की अगर मैं बात करूं तो। मैं तो देखिए, ये मुद्दा तो पूरे देश में ही है। ये तो हम्म। जब जब चुनाव आएंगे हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा ही। उसने कहा कुछ नहीं होगा तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। हम्म। उस टाइम कोई नहीं कहेगा हेमेश करकवाल पंडित है, उस टाइम हेमेश करकवाल मुल्ला हो जाएगा, मौलाना हो जाएगा, हम्म। क्योंकि वो न्याय की बात कर रहा है। अगर वो विरोध करेगा इनका किसी मुद्दे पर तो तुम हम्म। राजद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ कहेगा। अरे आप बेरोजगारी पर चर्चा कीजिए ना, कितने लोगों को रोजगार दिया आपने बताइए। आप डेवलपमेंट पर चर्चा कीजिए ना, कितने हाई स्कूल खोले, कितने इंटर कॉलेज खोले, कितने हॉस्पिटल खोले, आप बताइए। आपने हम्म। खुले हुए बंद कर दिए।
कितनी आपने नई पेयजल योजनाएं स्वीकृत कराई। आप उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर जनता को, जिनका जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उन पर तो बात ही नहीं हो रही है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपकी अगर लाइव चलेगी मीडिया में और इसके कमेंट आप पढ़िएगा, योजनाबद्ध तरीके से इनकी पूरी एक टीम जो है वो बिल्कुल लग जाएगी उस प्रचार में। नहीं तो अगर यहाँ पर बात की जाए, आपसे जो चूक हुई है, क्या जनता तक आप अपना सही तरीके से मैसेज नहीं पहुंचा पाए, या जनता के बीच में जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गरीब लोग हैं, उनकी कोई मजबूरी रही है, सिर्फ इसलिए वो वोट जो है वो बीजेपी को चला गया और कैलाश चंद्र गहतोड़ी यहाँ से जीत गए? देखिए, हार तो हार है, उसके लिए फिर एक्सक्यूज कितने भी जोड़ दिए जाए, मगर मैं जब जीता था तब भी 20,000 लाया था, जब हारा था 19,800 कुछ लाया था, और इस बार मैं 27,342 वोट लाया। वोट परसेंटेज भी बढ़ा, वोट संख्या में भी बढ़ा, सारी चीजें थी। बाकी और लोग, अब जो मेरे प्रतिद्वंदी 12 में जो 14,000 वोट ले आए थे, 13-14,000 वोट ले आए थे, इस बार वो लड़े तो वो 2,500 में रह गए। तो वो जो कहानी बन गई थी एकदम से कि भैया पैसे का बोलबाला जो चल गया था, उसकी तोड़ हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हमने सुचिता की राजनीति की है, हमने राजनीति में कभी ठेकेदारी नहीं की। हम जन मुद्दों के लड़े। जब मैं इतने काम गिना रहा हूं तो आप समझ सकते हैं इतने काम कराने के लिए मुझे शासन में हर तरह का जोर लगाना पड़ा होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी हैं और भी विधायक हैं, वो भी अपने क्षेत्रों के लिए लड़ते हैं, तो उनके बीच में इतनी चीजें जो मैं आपको गिना रहा हूँ और खुले टीवी पे गिना रहा हूँ, इसमें झूठ कोई नहीं है। इनको बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा। आज मुझे हंसी आती है जब एक मुख्यमंत्री कहता है और उसको घोषणा दे रही है, मीडिया कह रही है घोषणाओं की झड़ी लगाई, और मैं उन घोषणाओं पढ़ रहा हूँ तो लिखा है मंच की उप तहसील शीघ्र संचालित की जाएगी। अरे हमारे टाइम में हमने तिवारी जी का टाइम देखा, अगर कुछ कह दिया मुख्यमंत्री ने तो मुख्यमंत्री ने कह दिया माने जियो हो गया, गवर्नमेंट ऑर्डर, मुख्यमंत्री माने गवर्नमेंट। उसी टाइम आदेश बनते थे, माननीय मुख्यमंत्री के मौके अनुसार तत्काल स्वीकृति की प्रत्याशा में काम शुरू हो जाते थे। वो उन जनप्रतिनिधियों की एक अपनी एबिलिटी थी, अपनी ताकत थी, कि जवान पे इतनी ताकत थी कि वो कह देता था। मैंने बहुत जगह यहाँ अधिकारियों को अपने समय में देखा, मैं कह देता था, वो काम शुरू कर देते कि सुकृति बिलाई जी कराई देंगे तेरा। वो एक हमारी साख थी। आज उस साख में कमी आई है। आज मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है, वहीं पे कहना था कि हाँ भाई कहाँ है कमिश्नर साहब, डीएम साहब, बैठो, कल से बैठेगा यहाँ, भेजो तहसीलदार को, खत्म। बिल्कुल। लेकिन अगर बात की जाए, जब कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा दिया विधायक पद से, जब वो इस्तीफा दिया और उसके बाद जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे, तो ये कहते हुए नजर आए कि चंपावत क्षेत्र काफी ऐतिहासिक क्षेत्र है, पर्यटन के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और यहाँ पर कोई भी विधायक अभी तक सही तरीके से विकास नहीं करवा पाया, विकास में काफी पिछड़ा हुआ है। वो इस बात को स्वीकार रहे थे, लेकिन ये जरूर उम्मीद जता रहे थे कि अब जब यहाँ से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ेंगे और यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे तो यहाँ पर विकास की बयार बहेगी। तो क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है? और लेकिन आपकी बात अगर की जाए तो आपने जिस तरीके से बताया कि जो आपने काम करवाए विधायक रहते हुए, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आपने अपने उपलब्धियां जो है वो गिनवाई, लेकिन एक दूसरी पार्टी के जो विधायक सत्ता में रहते हुए भी यहाँ पर काम नहीं करवा पाए, क्या मजबूरी रही होगी उनकी? देखिए, पर्यटन की जहां तक आप बात कर रहे हैं, हमने पूर्णागिरी को डेवलप करने की बात करी, वहां रोपवे स्वीकृत कराया। हमने श्यामला ताल से, एक श्यामला ताल विवेकानंद जी का आश्रम है, वहां से हमने श्यामला ताल पोत रोड को पूर्णागिरी लिंक करने का प्रपोजल किया, पोत तक हम उसको स्वीकृत करा के बना के गए। ये माई के लाल 5 साल में उसको लिंक नहीं कर पाए। माँ शारदा जो यहाँ की आजीविका का साधन है, आज शारदा के खनन व्यवसायी खून के आंसू रो रहे हैं। आज उस शारदा से रोजगार मिले, हमने उसके लिए यहाँ व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग शुरू कराई। मैंने बॉर्डर था, नहीं होती थी राफ्टिंग यहाँ पर, मैंने करवाई, परमिशन दिलवाई, और यहाँ के 2-3 नौजवानों ने बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग के लिए, मैंने कहा ऐसा रोजगार हो। मगर ये उस नदी का सीना चीर के खनन माफियाओं को लाके उस नदी को खोदने की बात करते हैं। इनका उससे रोजगार बनाने का बात नहीं है। चंपावत में मैंने उस जमाने में सम विकास से तक उसको पैसा दिलाया, मैंने टी गार्डन वहां के डेवलप कराया। आज उन टी गार्डन में लोग घूमने आते हैं, और मनरेगा से भी हमने कनेक्टेड कराया। मैंने वहां से लेके पूरे विजुअल क्षेत्र तक चाय के बगीचे लगाए कि लोग इनको देखने आएंगे बंजर पड़ी जमीनों में। मगर उसके बाद आज जाके आदमी कह रहा है कि चाय बगान से वहां रोड बना देंगे। 5 साल करने वाले टाइम में इन्होंने कुछ नहीं किया। ये एक सोचने की बात है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सब कुछ कर दिया, मगर अगर ये जो मुझे ब्रेक बीच में 2 ना लगे होते, पहले भी लगे और अब भी ये 5 साल जो 17 से 22 तक नहीं लगे होते, तो तस्वीर और दूसरी होती। जो जिस चीज को मैं बनाना चाह रहा था वो और बढ़िया जगह बनती। आज बनबसा हमने कैसे उसको एक ग्राम सभा होती थी बनबसा,
मैंने उसको एक नगर पंचायत में डेवलप किया, चेयरमैन और सभासद बैठते हैं, वहां हॉस्पिटल खोला, वहां आईटीआई खोला, वहां डिग्री कॉलेज खोला कि, और ये एक आइडिया लिया कि चारों तरफ गांव है और सीमा का ये सबसे बढ़िया शहर, खूबसूरत शहर होगा नेपाल बॉर्डर का, मित्र राष्ट्र से भी यहाँ लोग एजुकेशन लेने आएंगे। मगर कोई मुझे बता दे इन 5 सालों में वहां एक कोई नई ईंट लगी हो, नया संस्थान, एक आईटीआई बंद जरूर हो गया बनबसा का, कौन जिम्मेदार है? मगर आज इन मुद्दों पर ना कोई बहस करेगा, ना इन मुद्दों पर वोट देगा। भाई वो जो गांधी जी वाले नोट हैं उनमें बहुत ताकत है, और वो रात के रात मुकाबले को और इनको पलटने की, जनादेश को पलटने की ताकत रखते हैं। और सामने जब ये हाकिम खुद चुनाव में हो, अभी तो इस टाइम तो प्रदेश के हाकिम है ही, मुखिया है, सब चीज करने की पोजीशन में है, हाकिम खुद सामने हो, तो फिर तो आप समझ सकते हैं एक चीज की इशारे पे भी लोग खड़े हो जाते हैं करने को। क्या राजनीति और लोकतंत्र में आजकल कैसा चल रहा है आप सब बेहतर समझते हैं, और जनता भी बेहतर समझती है। मगर कुछ लोग उस समय वैसा कहते हैं, और मगर जब समय आता है उस टाइम चूक जाते हैं। लोगों को लगता है ना, उन्होंने कहा यार मेरा एक वोट का किसको पता चलेगा, उसने कहा मेरे एक वोट का किसको पता चलेगा। वो एक वोट कहते कहते सब ऐसा ही कर जाते हैं कि उन्हें मांगे तो सब दे ही रहे हैं, को चलो यार तुम इधर दे देना, तुम इधर दे देना, वही खरीद फरोख्त खत्म कर जाती है। बाकी चुनाव जनशक्ति और इस तंत्र से है, और जिसको भी पार्टी टिकट देगी, पार्टी हाईकमान जिसको भी लड़ाएगा, वो समझ लेना कि सब एमएस खरकवाल की तरह ही जामाज होंगे और उसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और पूरी शिद्दत से, पूरी सारे कार्यकर्ताओं के साथ मेरी पूरी टीम उसके पीछे खड़ी होगी, और हम अच्छी टक्कर और एक चौंकाने वाले परिणाम कुछ हम बहुत देंगे। हम कोई यही ऐसा नहीं है, वॉकओवर भी नहीं देंगे, और हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, एक इतिहास बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा, सीएम धामी को अब आप यहाँ पर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी होने वाले हैं, और या आप उनके सामने उतर सकते हैं, और दूसरा यहाँ की जनता को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, मैं एक ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो सीधे सीधे धामी जी से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे उनसे अच्छे व्यवहार हैं, क्योंकि मैं भी खटीमाई उस टाइम में यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं होता था, वहीं एजुकेशन ली, और हमारा तो बिल्कुल पड़ोस से सीमाएं लगी हुई हैं। और मैं हाउस में भी हम साथ साथ रहे, मैं 2012 से 17 तक हम एक साथी थे हाउस में, तो मैंने बड़े नजदीक से उन्हें देखा है, जाना है। मगर जहां तक डेवलपमेंट की बात है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये आपकी ताकत है, आपके अधिकार क्षेत्र में ये छोटी छोटी बातें, इनकी घोषणाएं नहीं होती है, इनका काम करना पड़ता है धरातल में, और इन काम को करें। अगर मेरे इतने जगह उजागर कर देने से, इन समस्याओं को ये बता देने से, समस्याओं को, क्योंकि जब आदमी एकदम से मंत्री भी ना रहा और सीधे मुख्यमंत्री बन जाए, तो कभी कभी उसको किसी से पूछने और राय लेने में दिक्कत भी महसूस होती है ना। रहा होता है तो अनुभव होता है, तो वो कभी कभी उसका संकोच ना करके, जो भी ये राय, हम सब विकास के हमराही हैं, विकास की राह में मैं तो अपने को पथिक मानता हूँ। विकास की राह का निरंतर चलते रहने का काम है, विकास से कभी संतुष्ट भी नहीं हुआ जाता, और विकास कभी पूर्णता को भी प्राप्त नहीं करता, मगर ये सारे काम वहां करें। दूसरा, मैं टनकपुर के, चंपावत के, तल्ला देश के इन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, देखो किसी भ्रम में मत। मुख्यमंत्री की विधानसभा बनेगी, मुख्यमंत्री की, तुमने रामनगर को भी देख लिया, तुमने खटीमा को भी देख लिया, खटीमा वालों से भी पूछ लो, रामनगर वालों से भी पूछ लो, और धुमाकोट वालों से भी पूछ लो, इन सब से पूछ लो। ढाक के 3 बात होते हैं, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध नहीं होना चाहिए। हिमेश खरकवाल एक एक चीज और यहाँ की एक एक समस्या और उनकी नब्ज को जानता है, और एक जिस शिद्दत के साथ काम कर रहा था उस शिद्दत के साथ आगे बढ़ेगा। अगर मौका मिला तो ये सोचने की बात नहीं है सरकार किसकी है, सरकार किसकी नहीं है। मौका मिलेगा, हिमेश खरकवाल अकेला 70 पर भारी पड़ेगा, अपने लोगों की लड़ाई को लड़ना बहुत शिद्दत से जानता है। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आपका सबका प्यार हमेशा मुझको मिला। 2002 में एक छोटे से बच्चे को, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, कोई मेरा ऐसा नहीं था कि मैं किसी राजनीतिक परिवार से आता था, इन लोगों ने अपने कंधों में बिठा करके देहरादून पहुंचा दिया था। तो मुझे जो प्यार मिला है वो इन्हीं से मिला है। और थोड़ा सा ये मीठा बोलने वाले अभी तो मीठा बोल देते हैं, बाद में कुछ नहीं करते हैं। हिमेश खरकवाल की कमी है, होने वाले काम को तत्काल कर देता है, नहीं होने वाले को ना भी कह देता है। इसलिए ना कह देता है कि अपने लोगों से झूठ क्यों बोले, उससे तो यही रहना है, रोज उनके सामने आना है, 1 महीने बाद फिर पूछेगा आदमी क्या हुआ काम का। मगर ये भी आज गारंटेड बात है, मेरे क्षेत्र का कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हिमेश खरकवाल ने इस चीज का वायदा या ये घोषणा की थी और वो अधूरी रह गई।
ये गारंटेड है कि हमने की तो प्राण प्रण लगा करके उसको पूरा किया है, आगे भी करेंगे। अगर अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो यहाँ का विकास रुकेगा नहीं, डबल गति से होगा। उनका बेटा, उनका भाई अकेला 70 पर भारी पड़ेगा। विधानसभा की तस्वीर दूसरी होगी। ये मैं सबको कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा मौका आए तो आप सब चीजें देख रहे हैं, हमारे बेरोजगार ओवर एज हो गए। आप ये देखिए, 2014 में हमने पुलिस की भर्ती निकाली थी। उस समय हमारे कुछ भाई ऐसे थे जो क्या नाम का, जिनकी उम्र 6 महीने कम रह गई, साल भर कम रह गई। बोले दाजू अब मैं अगली बार भरूंगा, मेरी उम्र कम है। पूरे 5 साल इन भाई के लाल ने पुलिस की भर्ती नहीं निकाली। और जब भर्ती निकाली चुनाव से पहले, वो भी पूरी नहीं हुई, विज्ञप्ति निकाली, तो जो लोग जिनकी उस टाइम एज नहीं हुई थी वो सारे लोग ओवर एज हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कसूर था उन नौजवानों का जिन्हें अपने जीवन काल में एक बार भी अपने प्रदेश उत्तराखंड पुलिस की भर्ती में खड़े होने का भी मौका नहीं मिला? कौन कसूरवार है? कौन इन नौजवानों की आवाज उठाए? ये सब हल्ला मचा करके लाठी खाने को मिलती है। क्या हाल है? कैसे ये नौजवान सरवाइव हो गए? किन दिनों के लिए हमने उत्तराखंड आंदोलन किया था। मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ और मैंने बड़ा सोचा था अपनी सरकार होगी, अपने लोग होंगे तो हम ये काम करेंगे, इस तरह से करेंगे। और मैंने, आपने देखा होगा, सुना होगा, मैं अपनी, चाहे नरेंद्र तिवारी जी की सरकार रही हो, चाहे बहुगुणा जी की रही हो, चाहे रावत जी की, मैं अपनी सरकार में भी जन सरोकार के मुद्दे के लिए मुखर रहा हूँ। मैंने हाउस में और मीडिया में उन बातों को उठाया, उनसे पीछे नहीं हटाऊं कि मैं जनता से ये वादे करके गया था या जनता ने इस उम्मीद से मुझे भेजा है, तो मैं उन बातों को उठाऊंगा। मैंने, जब कांग्रेस ने 2 लाख लोगों को रोजगार की बात करी तो मैंने हाउस में तिवारी से कहा पहले ही सत्र में, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये टेस्ट मैच का जमाना नहीं है, वनडे का जमाना है। आज 1 साल हो गया, नौजवान देख रहा है इस हाउस की तरफ, कहाँ है 2 लाख लोगों को रोजगार? कोई कह सकता है ऐसा? मैंने कहा अपने मुख्यमंत्री से, अपनी सरकार से। क्यों? क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि रोजगार मिले, इनकी लड़ाई मिल जाए, इनकी बात विधानसभा में आए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमेश खरकवाल जी, और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से अब एक बार फिर से आपको मौका मिलने जा रहा है चंपावत सीट पर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रहा है कि एक बार आप जीते, एक बार कोई दूसरा प्रतिद्वंदी आपका जीता, लेकिन इस बार लगातार दूसरी बार कहीं ना कहीं आपको हार झेलनी पड़ी, और जल्द ही एक बार फिर से मौका जो है यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आप किस तरीके से सीएम धामी को यहाँ पर चुनौती देते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से, जो अब तक उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक आप पर भरोसा जताती आ रही है, कि एक बार फिर से आपको यहाँ पर मौका देती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों से भी अलविदा लेते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए R9 न्यूज के साथ।